हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के उन सभी चैप्टर्स के बारे में जो चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। मैं यहां पर पेपर लीक करने नहीं आया हूं, ये सिर्फ वीडियो उस पर्पज से बनाई गई है जिससे कि आपका रिवीजन शॉर्ट समराइज फॉर्म में हो जाए। आपके 3 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाले हैं। साइंस का जो एग्जाम है वो 3 तारीख को होने वाला है। दिल्ली रीजन में तो ऐसा ही है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। जब भी आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर हो गए हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर होने वाले बेटा तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। इस वीडियो से ही लगभग आपका 80% पेपर बनने वाला है। आप कहोगे सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो। देखो बेटा, होता क्या है कि सीबीएसई या एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर से ही आपके पेपर आते हैं और इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बेटा 8th स्टैंडर्ड तक, 8वीं कक्षा तक आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। इसीलिए पेपर बहुत ही सिंपल सा और स्मूथ बनता है, आराम से आप कर सकते हो, पास सभी हो सकते हो। इसीलिए पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा बनाया गया है कि कुछ एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, जिन एमसीक्यूज के आंसर्स आप लोगों के सामने ही होते हैं, बस देखते ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब वो चीजें तो तभी हो पाएंगी जब आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी हो। एम आई राइट? तो हम सब ने अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई की होगी तो हमारे लिए पास होना कौन सी बड़ी बात है। पास होने से किसी को भी डर नहीं लगता 8th स्टैंडर्ड में। मेन है क्या, मार्क्स लाने अच्छे। आपके मम्मी पापा ने आपके साथ प्रॉमिस किया होगा या आपने अपने मम्मी पापा के साथ प्रॉमिस किया होगा या करवाया होगा कि मैं अगर इतने % मार्क्स लूंगा तो मुझे ये दिला देना, वो दिला देना, एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ मांगी हो चीजें आपने, कुछ ना भी मांगी हो, लेकिन बेटा अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत देर से मेरी बकवास सुन रहे हो और आप लोग वीडियो स्किप करके जाने भी वाले हो, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के रिवीजन कराने वाला हूँ जो चैप्टर आपके पेपर में बेटा आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है जो आने वाला है बेटा, वो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हम सभी को पता है बेटा कि हम इस धरती पर कोई इकलौते जीव नहीं हैं। हमारे अलावा भी इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं जो वृद्धि विकास कर रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, जनन कर रहे हैं और अपनी जैसी संतति को पैदा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं बेटा कि ह्यूमन बीइंग तो बाद में आया है, यानी कि हम लोग तो बाद में आए हैं। हमसे बहुत पहले बहुत सारे जीव रहते थे और उन्होंने अपने शारीरिक क्षमताओं में, शारीरिक आप कह सकते हो रूपरेखा में बदलाव किया और कुछ नए जीवों में परिवर्तित होते चले गए। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव बड़े बड़े देखने को आपको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं बेटा जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें मैं और आप नग्न आंखों से, नंगी आंखों से बेटा देख नहीं सकते, यानी कि उनको देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है और उस यंत्र को बेटा हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं बेटा, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड के प्रकार का है, यानी कि संयुक्त प्रकार का, जिसमें 2 लेंसों का प्रयोग किया जाता है और उन दोनों लेंसों में से बेटा एक लेंस जो है वस्तु की तरफ होता है और दूसरी लेंस को हम जो है मानव नेत्र की तरफ लगाते हैं और उन दोनों लेंस की वजह से जो हमें प्रतिबिंब मिलता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा आवर्धित मिलता है, बड़ा मिलता है, यानी कि उसकी जो इमेज बनती है बेटा वो बहुत ज्यादा इनलार्ज बनती है, यानी कि अपने आप में वो 100 गुना, 400 गुना, 500 गुना, 1000 गुना तक हमें दिखाई देता है। और साथ ही कुछ और भी माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं। पाए तो क्या जाते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है गड्ढा खोदा और निकाल लिया हमने, मतलब कि बनाए गए हैं जिन माइक्रोस्कोप से बेटा आप सेल यानी कि कोशिका के अंदर तक देख सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के बारे में याद रखना, माइक्रोस्कोप को हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्म मतलब हो गया बहुत छोटे, दर्शी मतलब हो गया दिखाने वाला, यानी छोटे चीजों को दिखाने वाले यंत्र को, छोटे जीवों को दिखाने वाले यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी के प्रकारों के बारे में शायद हो सकता है आपसे पेपर में ना पूछा जाए, पर सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, क्या उसका उपयोग है, ये पूछा जा सकता है। यहां पर वही कहेगा सबसे पहले सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, तो कहता है कि आप जाओ किसी भी तालाब का पानी लो, मिट्टी को पानी में घोल लो, उसके बाद उसको छान लो, उसके बाद बेटा आप उस पानी का निरीक्षण करो, आपको पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे से जीव दिखाई देंगे। हम
अगर मान लो उन छोटे जीवों को अपने इस नग्न आंखों से ही देख पाते, भगवान ने हमारे नेत्र ही ऐसे ही बना दिए होते कि हम सूक्ष्म जीवों को भी देख पाते, तो सोच कर देखो हमारे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सामने वाला पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, मुश्किल हो जाता या आसान, हम तो कोरोना के वायरस को भी देख लेते ना, तो फिर बीमारियां हमें नहीं लगती। पर बेटा अगर हम सभी सूक्ष्म जीवों को देख पाते ना, तो हम खाना भी नहीं खा पाते, हम बोल भी नहीं पाते, हम अपने हाथों को मुंह में ले ही नहीं जा पाते, क्योंकि बेटा वो सब सूक्ष्म जीव हमें दिखते और हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। अभी वो सूक्ष्म जीव हमें नहीं देखते हैं तो खाना नहीं दिखते हैं, तो हम खाना खाते वक्त देख नहीं पाते उन्हें कि हमारे निवाले में भी वो सूक्ष्म जीव हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर दिखते तो फिर क्या होता, क्या खा पाते हम? बिल्कुल नहीं। फिर तो हम उन निवालों को धोकर खाते, क्या धोने से कौन सा चला जाता, पानी में भी तो सूक्ष्म जीव है। तो इसीलिए सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। इनको कई वर्गों में बांटा गया है बेटा, इनको मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। 5वां वर्ग जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं कहलाता, क्योंकि सूक्ष्म जीव को अगर आप देखें तो उसमें लिखा आ रहा है सूक्ष्म और जीव। क्या लिखा आ रहा है? सूक्ष्म और जीव, यानी कि सूक्ष्म मतलब हो गया बहुत छोटा और जीव मतलब हो गया जीवित प्राणी, यानी छोटा जीव। जो जीव है वो जीवित है ना। लेकिन जो इसमें से 4 होते हैं बेटा स्टार्टिंग वाले, जैसे आपने देखा जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। ये जो 4 है बेटा ये आपके जीवाणु कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है, और आप देखोगे शैवाल है, जीवाणु है, कवक है और आखिरी में वायरस दे रखा है यानी कि विषाणु। अब इन सब में से कौन सा उत्तर आप लगाएंगे? तो विषाणु लगाएंगे, क्योंकि विषाणु को हम सूक्ष्म जीव नहीं कहते। सूक्ष्म होता है वो लेकिन जीव नहीं होता, यानी कि ये सब स्वतंत्र रूप से बाहर भी जीवित रह सकते हैं, वृद्धि विकास कर सकते हैं और बेटा प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विषाणु की, विषाणु एकमात्र ऐसा सूक्ष्म जीव नहीं है जो कि बेटा प्रजनन कर सके हमारे या फिर किसी भी होस्ट से बाहर। यानी अगर एक कोरोना का वायरस बेटा यहां पड़ा हुआ है ना, तो वो यहीं पड़ा रहेगा, ना तो वो वृद्धि करेगा, ना विकास करेगा, ना वो प्रजनन करेगा, बिल्कुल मरी हुई अवस्था में पड़ा रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात, ये करोड़ों सालों तक बेटा ऐसे रह सकता है, करोड़ों सालों तक, क्योंकि ये जीवित है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसके जीवन चक्र को चलाने के लिए किसी भी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है इसे। समझ में आ रहा है ना? तो ये अपने आप में सबसे खतरनाक है, इन सब में सबसे खतरनाक विषाणु होते हैं। पर हां, विषाणुओं के ऊपर भी हमने कंट्रोल कर लिया है, जैसे कि कोरोना। तो विषाणु क्या है? ये भी सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म होते हैं, पर सूक्ष्म जीव होते हैं या नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? परंतु अन्य जीवों से ये भिन्न होते हैं, क्योंकि जीवाणु पौधे जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, विषाणु में जो है वो किसी शरीर में घुसने के बाद वो प्रजनन करते हैं। जैसे कि कोरोना का वायरस हमारे शरीर में घुसा, तब उसने प्रजनन किया, वृद्धि विकास किया और एक वायरस से कई वायरस हो गए। अब यहां से बेटा प्रश्न पूछा जाता है, पहले बता दूं, प्रश्न पूछा जाता है कि किससे क्या बीमारी होती है। जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी, ये सभी विषाणु से होते हैं। लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो बेटा, पेपर में आएगा, बाद में सिर पकड़ के बैठ जाओगे। पक्का कह रहा हूं, ये पेपर में आएगा और सिर पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि आपको बस ये याद रहेगा, हाँ बताया तो था उस यूट्यूबर ने, लेकिन पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या था। मिस हो जाएंगी चीजें, एक दूसरे में मिक्स भी हो सकती हैं। पता लगे जीवाणु वाली चीजें विषाणु में लिख के आ रहा हो, विषाणु वाली चीजें जो है वो अपने आप में कवक में लिख के आ रहे हो, तो इधर उधर हो जाएगा ये। इसलिए लिख लो, जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी और इसमें कोरोना भी डाल देना। ये किससे होते हैं? विषाणु से। ऐसे बेटा एड्स भी क्या होता है? विषाणु से होता है। एड्स एक बीमारी है जो विषाणु से होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु से होते हैं। यानी कि ये 5 प्रकार के यहां पर बीमारियों के बारे में जिक्र है जो विषाणु से होते हैं। लिख लो, आगे आ जाओ। अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ बहुत तेजी से ग्रो करते हैं बेटा, शरीर में घुसते हैं और वृद्धि विकास करना शुरू कर देते हैं, और ये प्रोटोजोआ जो है वो मच्छर हमारे शरीर में डाल देते हैं, इससे हमें मलेरिया हो जाता है। टाइफाइड और क्षय, ये जो है ये आपके जीवाणु से होते हैं। जीवाणु, विषाणु अलग है, जीवाणु अलग है। जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं बेटा, विषाणु को वायरस कहते हैं इंग्लिश में।
उसके बाद इनमें से कुछ जीवों के बारे में आपने चित्र के तौर पर देखो, ये लिखा हुआ है, देखो स्पाइरल जीवाणु है, छड़नुमा जीवाणु है, ये जीवाणुओं के प्रकार है। अगर मान लो पेपर में ये पूछा जाता है कि जीवाणुओं के प्रकार के बारे में बताओ, जीवाणुओं के प्रकार के बारे में बताओ, तो आप क्या बताएंगे? यहां लिखा हुआ है ना, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। तो अगर जीवाणु के प्रकार के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे कि जीवाणु आकृति के हिसाब से या फिर उनके आकार के हिसाब से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्पाइरल जीवाणु, दूसरा है छड़नुमा जीवाणु। इतना लिखना है आपको। उसके बाद अगर आप बनाने की बात करें, सर चित्र कौन सा बनाने के लिए आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, टीचर ने भी बोला होगा कि बेटा चित्र की भी तैयारी कर लेना, चित्र बनाओ। तो बताओ इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका अमीबा है। अमीबा बनाने के लिए आता ही आता है, अमीबा आता ही है। स्पाइरोगायरा बनाने के लिए नहीं आएगा, हो सकता है क्लेमाइडोमोनास बनाने के लिए आ जाए, क्लेमाइडोमोनास बनाने के लिए आ जाए, या फिर पैरामीशियम। पैरामीशियम देख लो कैसे बनाते हैं और क्लेमाइडोमोनास कैसे बनाते हैं, ये इसके आने के चांसेस ना के बराबर है, इसकी टेंशन ना लेना, ये तीन फिर भी आ सकते हैं। अच्छा सर ये सारे तो नहीं हो पाएंगे हमसे, तो ज्यादा चांस किसके हैं? ज्यादा चांस बेटा अमीबा के हैं, इसके कर लेना, ठीक है, डायग्राम को। उसके बाद बेटा अगर हम कवक की बात करें, ये जो ऊपर पढ़ा आपने ये प्रोटोजोआ के प्रकार हैं, ठीक है, और ये शैवाल के प्रकार हैं, ठीक है। अगर आपसे शैवाल के प्रकार में पूछा जाएगा तो क्लेमाइडोमोनास पूछा जाएगा, इन दोनों में पूछा जाएगा तो इसके चांस ज्यादा है अमीबा के। ये क्या है? प्रोटोजोआ है, और ये बेटा शैवाल है। शैवाल के दो प्रकारों के नाम बताओ, तो बेटा आप लिखाएंगे क्लेमाइडोमोनास और बेटा क्या, स्पाइरोगायरा। अच्छा प्रोटोजोआ के प्रकारों के नाम बताओ, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। यहां आ जाओ, कवक के बारे में पूछा जा सकता है, ये सब कवक के प्रकार हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कवक है ये बेटा, जिससे कि दवाई बनी थी। सबसे पहली दवाई जो कवक से बनने वाली थी वो पेनिसिलियम थी, जो कि पेनिसिलियम नाम के कवक से बनाई गई थी। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मान लो विषाणु के बारे में बात करें तो विषाणु कैसे होते हैं? जी विषाणु का कोई रूपरेखा नहीं है, ऐसे देख ले, ये रोबोट जैसे दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सब विषाणु है। अब कहता है सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव हर जगह रहते हैं, जीवों के अंदर, जीवों के बाहर, अम्ल में, क्षार में, और बेटा ज्वालामुखी में, पृथ्वी के अंदर, आकाश में, और हमारे वायुमंडल से बाहर, हर जगह हमारे ये जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं। हम और सूक्ष्मजीव, हमारा और सूक्ष्मजीव से क्या लेना देना है? जी हम और सूक्ष्मजीव तो भैया मित्र भी है और शत्रु भी एक दूसरे के। मित्रवत सूक्ष्मजीव, वो सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए मित्र की तरह काम आते हैं, जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, जिनसे हम खाने की चीजें बनाते हैं बेटा, उन्हें हम मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव में हम मित्रों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि दही, ब्रेड, केक, ये सब बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं इनका प्रयोग करते हैं। अब कहोगे सर कैसे, दही कैसे बनता है? दही आपको पता होगा, दूध से दही का निर्माण होता है, और दूध में पाए जाते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु, जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। उसके बाद हम दूध से दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु बहुत तेजी से पनपते हैं और दूध को दही में रूपांतरित कर देते हैं। तो दूध से दही बनाना लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु का ही काम है। तो इसलिए हम लैक्टोबैसिलस को अपना मित्र बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे काम आ रहा है। तो जो हमारे काम आ रहा है वो हमारे लिए मित्र है ना। उसके बाद ब्रेड, ब्रेड कैसे बनता है? तो ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट है ना, ईस्ट को मिला दिया जाता है आटे में या फिर मैदे में बेटा, वो फिर फूल जाते हैं, और फूलने के बाद उनसे आप कह सकते हो मोटे मोटे जो है वो कुछ ब्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, फिर उनको सेक लिया जाता है कुछ ऐसा, या फिर भटूरे वगैरह बनाने में, केक बनाने में। उसके बाद इतना ही नहीं बेटा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी काम आते हैं ये। अब आपने देखा होगा कि कोई जीव मर जाता है, उस जीव को मरने के बाद आप देखो तो कुछ दिन तक बदबू आती है, लेकिन उसके बाद वो बदबू खत्म हो जाती है और वो जीव में से बदबू आना बंद, और वहां से वो साफ हो जाता है, सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं। अब उनके खालों को, उनकी मांसपेशियों को अपघटित करने में, या फिर कह सकते हो पर्यावरण में मिलाने में कौन मदद कर रहा है? हालांकि कुछ बड़े जीव भी करते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, या फिर वल्चर्स वगैरह हो गए बेटा, गिद्ध वगैरह, चील वगैरह, वो लोग भी उन्हें खाकर खत्म कर देते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव सबसे बड़ा योगदान निभाते हैं।
सूक्ष्म जीव से ही उनका मतलब अपघटन हो पाता है और पर्यावरण साफ रहता है। ये बातें अपने दिमाग में फिट रखना बेटा। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। आपने कोई खाद डाला बेटा, पौधों में खाद डालते हैं ना पौधों की वृद्धि और विकास के लिए, तो खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मल होता है गाय भैंसों का, और साथ में बेटा किचन का वेस्ट होता है ना, या फिर सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, उनको सड़ाकर हम मिट्टी में मिला देते हैं। अब वो सड़ते कैसे हैं? सूक्ष्म जीवों की मदद से। तो सूक्ष्म जीव हमारे यहाँ पर मदद कर रहा है बेटा। साथ ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी मदद करता है। आपको पता होगा बेटा, जो दलहनी पौधे होते हैं यानी दाल वाले पौधे, उनके जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी जीवाणु पाए जाते हैं। वो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया क्या करते हैं? वायुमंडल के गैस को अवशोषित करके, ध्यान से सुनना, वायुमंडल के गैस को अवशोषित करके नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बना लेते हैं, यानी नाइट्रोजन वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो नाइट्रोजन वाले पदार्थ फिर पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उससे वो प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन पौधों में भी रहता है, साथ ही वो प्रोटीन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में भी आता है और हमारे शरीर में बेटा प्रोटीन की पूर्ति हो पाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दही और ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के बारे में है। हमें भी पता है कि दही कैसे बनता है। दही बनाने के लिए मम्मी दूध को उबालती हैं, थोड़ा गुनगुना रहने देती है, उसमें कुछ दही मिलाती है, जिससे कि हम लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु की मात्रा को बढ़ा देते हैं उसमें। जैसे ही लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु वहां पर अपनी वृद्धि और विकास करते हैं तो दूध से दही का रूपांतरण हो जाता है। ऐसे ही बेटा हम चीज बनाते हैं, अचार बनाते हैं, अनेक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उन सभी में इनका प्रयोग होता है। सूजी से इडली एवं भटूरे का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसमें हम दही मिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी जगहों पर इनका प्रयोग करते हैं। यहां पर समझाया गया है बेटा कि कैसे ईस्ट का पाउडर जो है वो मैदे में मिलाया जाता है और खमीर द्वारा उठे हुए मैदा जो दिख रहा है आपको, इससे ब्रेड बनाया जाता है। अब कहता है क्या कि श्वसन के दौरान ये क्या करते हैं? अब देखो, हमने कहा कि ये फूल क्यों गया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर हमने मैदे में मिलाया क्या? ईस्ट, और ईस्ट के मिलाते ही वो फूलना शुरू हो जाता है 2-4 घंटों के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट जो है वो भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं बेटा, जैसे हम लोग करते हैं। उनको भी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे हमें होती है। तो वो जब ऑक्सीजन को वातावरण से लेते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनका रूपांतरण कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना चाहती है पर वो निकल तो पाती नहीं है, तो इसीलिए जो मैदा है वो फूल जाता है। ये बात आपको याद रखना। तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब हो गया बेटा औद्योगिक स्तर पर, यानी कि सभी लोगों की पूर्ति कराने के लिए जब फैक्ट्री में कोई चीज बनाई जाती है तो वो है। तो बड़े स्तर पर जब हम अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाया जाता है, या फिर कोई एसिटिक एसिड बनाया जाता है जिससे कि हम अचार वगैरह में इस्तेमाल करें उन्हें, ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही हो पाता है। इनको बनाने के लिए गेहूं, चावल या फिर कोई फ्रूट वगैरह जो होते हैं बेटा, जैसे कि आप कह सकते हो अंगूर या फिर बेटा गन्ने या संतरा, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इसमें ईस्ट मिलाकर उनको मतलब सड़ाया जाता है। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार जो है वो किण्वन विधि के बारे में किसने बताया। किण्वन विधि क्या होती है? किण्वन विधि एक ऐसी विधि है बेटा जिसमें हम चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, यानी कि शुगर को हम किस में चेंज करते हैं? अल्कोहल में, शराब में। यानी चीनी को शराब में चीनी को शराब में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। किण्वन विधि के बारे में सबसे पहले बेटा लुई पास्चर ने बताया था 1857 में, 1857 में बताया था। उसके बाद जीवों का औषधिक उपयोग। जीवों से बेटा हम बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं। ये दवाइयां हमारे भी काम में आती है और अन्य जीव जंतुओं के भी काम में आती है बेटा। जैसे हम प्रतिजैविक बनाते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। आप लोग कभी बीमार पड़ते होंगे तो आपको डॉक्टर बोलता होगा इन्हें एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। एंटीबायोटिक क्या होता है? जब भी हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो जीवाणु की वजह से होती है बेटा, तो उन जीवाणुओं को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक लगभग आपको हर एक बीमारी में दी जाती है, हर एक बीमारी में, क्योंकि जीवाणुओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं और हमारे शरीर पर वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन प्रभावों से हमारे शरीर को बचाने के लिए हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है बेटा। एंटीबायोटिक का अपना एक कोर्स होता है, 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का। इससे ज्यादा किसी भी एंटीबायोटिक को नहीं लेना होता है।
बाकी डॉक्टर जब तक बोले उसको लेते रहना है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। बीच में आप छोड़ दोगे तो वो दवाई आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। जरूरत से ज्यादा अगर दवाई खा लोगे तब भी वो दवाई फ्यूचर में, भविष्य में आपके ऊपर कम काम करेगी। इसीलिए एंटीबायोटिक का नियमित और समय सारणी के हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाई गई थी किसके द्वारा बेटा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पेनिसिलिन नाम के जीवाणु से। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु के रोग से बचाने के लिए सबसे पहला प्रतिजैविक बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब बनाया था? 1929 में। और बेटा पेनिसिलिन नाम की दवाई उन्होंने बनाई थी पेनिसिलिन नाम के जीवाणु से। समझ में आ रहा है? और उन्होंने इसका टेस्ट भी किया और बहुत सारे बीमारियों से जंतुओं को बचाया। जैसे पशुओं में वहां पर बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। पशुओं के जो खुर होते थे, पैर जो होते हैं बेटा, वो खराब हो रहे थे, उनके सींग खराब हो रहे थे, तो उनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया और इससे उनके ऊपर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया उन बीमारियों के ऊपर। तो इस तरीके से उन्होंने खोज की। साथ ही बेटा वैक्सीन जब बनाया जाता है तो जीवाणु और विषाणुओं की मदद से ही बनाया जाता है। जैसे कोरोना का वैक्सीन, आपको पता होगा कोरोना का वैक्सीन कैसे तैयार हुआ। कोरोना का वैक्सीन तैयार करने के लिए सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन था हमारे पास, है ना? कोरोना का वैक्सीन था, कहां से था भाई वैक्सीन हमारे पास? वैक्सीन क्या होता है पहले वो समझ लो। वैक्सीन होता है क्या? जिस चीज से हमें बीमारी होने वाली है उसी जीवाणु और विषाणु को हमारे शरीर में पहले ही डाल दिया जाए, उसको निष्क्रिय करके या फिर मारकर। अब कहोगे कि अगर मान लो कोरोना का विषाणु नहीं खोजा गया होता तो क्या कोरोना का वैक्सीन बनता? तो सिंपल सा आंसर है नहीं भैया, कोरोना का वैक्सीन नहीं बनता, क्योंकि कोरोना के वैक्सीन को बनाने के लिए हमें कोरोना के वैक्सीन को बनाने के लिए कोरोना वायरस की जरूरत थी। तो कोरोना के वायरस को लिया गया, उसको निष्क्रिय किया गया। निष्क्रिय करना मतलब होता है उसके उन चीजों को हटा देना जिससे कि वो वृद्धि और विकास करता है शरीर में जाकर। तो उनको हटा दिया गया या फिर उसे मार दिया गया। मारने के बाद हमारे शरीर में डाल देते हैं। हमारा शरीर बोलता है अरे ये क्या आ गया, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने लगता है। अब ध्यान से सुनना, अगर वो विषाणु जिंदा अवस्था में हमारे शरीर में चला जाए तो वो भी लड़ेगा, साथ में लड़ेगा, तो उससे हमारे जो शरीर की लड़ने की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। वहीं पर अगर हम उसे मारकर पहले से डालते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो जब लड़ने जाते तो सामने वाला लड़ ही नहीं पाता। तो हमारे शरीर को पता लग जाता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके क्या क्या गुणधर्म है, अच्छा ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सब हमारा शरीर अपने आप सीख लेता है। जैसे ही वो जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में भविष्य में दोबारा घुसता है तो हमारा शरीर बोलता है अरे ये तो पिछली बार वाला विषाणु है, बस उसे मारना शुरू कर देता है उसके एक्टिवेट होने से पहले, या फिर उसके लिए डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेता है। तो ऐसे विषाणु काम करते हैं बेटा। विषाणु को हम हिंदी में प्रतिरक्षी क्षमता उत्पन्न करने वाले दवाइयां के रूप में जानते हैं बेटा। ये हमारे शरीर में जाते हैं। सबसे पहले विषाणु के बारे में, वैक्सीन के बारे में, सॉरी, विषाणु से जो होते हैं ना बीमारियां, उनसे बचने के लिए वैक्सीन के बारे में एडवर्ड जीनर ने बताया था 1798 में। 1798 यानी कि 1798 में ही वैक्सीन की खोज की जा चुकी है। अब आप सोच के देखो 1798 में वैक्सीन की बात हुई थी और तब कोरोना के वायरस की वैक्सीन को बनाने में हमें 1 साल लग गया। तो विज्ञान पहले भी कमजोर नहीं थी, विज्ञान हमेशा से ही मजबूत है बेटा। हाँ वो बात अलग है, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वायरस भी धीरे धीरे, जैसे हम बुद्धिमान हो रहे हैं ना, वैसे वायरस, जीवाणु, विषाणु भी बुद्धिमान होते हैं, वो भी अपने शरीर के अंदर बदलाव करते हैं। तो इस तरीके से एडवर्ड जीनर ने 1798 में पहली बार बेटा वैक्सीन की बात की थी। फिर वैक्सीन के तौर पर बच्चों के लिए वैक्सीन आई। आपने भी देखा होगा जब आप छोटे से बड़े हुए तो बहुत सारे वैक्सीन आपको लगाए गए होंगे। जैसे आप पोलियो का वैक्सीन लेते हैं, ज्यादातर वैक्सीन आपको इंजेक्शन के तौर पर शरीर में दिया जाता है। जैसे कोरोना का वायरस का वैक्सीन भी हमें यहाँ पर बाह पर दी जा रही थी, है ना। और ये जो पोलियो का वैक्सीन होता है बेटा, तो आपने देखा होगा पोलियो का वैक्सीन बूंद के तौर पर मुंह से दिया जाता है ना, 2 बूंद जिंदगी की कहा जाता है ना, तो वो पोलियो का वैक्सीन होता है। ये ध्यान से आप पढ़ लेना, ध्यान दे देना इस पे भी। मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी कि उर्वरता में भी मदद करते हैं। चीजों को सड़ाकर, गलाकर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। पर्यावरण को कैसे साफ करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था बेटा कि जीव जंतु जो मर जाते हैं, पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनको अपघटित करने का काम यही करते हैं। इससे आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, जो मानव निर्मित वेस्ट है जैसे प्लास्टिक इत्यादि हो गए, नायलॉन वगैरह हो गए, उनको ये जीवाणु विषाणु अपघटित नहीं कर पाते हैं
और यही वजह है बेटा कि ये वायु प्रदूषक की तरह प्रयोग में आ जाते हैं। यानी कि हम प्लास्टिक जो बना रहे हैं ये वायु प्रदूषण क्यों करता है, या फिर थल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्यों करता है? क्योंकि बेटा ये जीवाणुओं से अपघटित हो ही नहीं पाते। जो चीज जीवाणु से अपघटित हो जाएंगे वही तो प्रकृति का हिस्सा दोबारा बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाते। इसीलिए बेटा प्लास्टिक इत्यादि का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए और जो कार्बनिक पदार्थ है उनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। झोले इत्यादि भी हम ऐसे इस्तेमाल करें जो कॉटन से बने हो बेटा। कॉटन क्योंकि प्राकृतिक चीज है, सड़ जाती है, गल जाती है, समय लगता है इसको लेकिन गल सड़ जाती है। लेकिन नायलॉन जो है ना जल्दी नहीं गलता बेटा, क्योंकि वो मानव निर्मित है। इसीलिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो वायु प्रदूषक ना हो, है ना। ऐसे कहता है कि खिलौने वगैरह जो हम प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसाइकल कर लें, यानी कि उनको दोबारा बेचकर हम दूसरे खिलौने खरीद सकते हैं, क्योंकि वो रिसाइकल होने के बाद प्राकृतिक प्रदूषण नहीं बनेंगे। हानिकारक प्रभाव भी देखे गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं बेटा, नुकसानदेह भी है। हानिकारक प्रभाव से इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पानी प्रदूषित हो जाता है और बेटा मनुष्य को बहुत सारे रोग मिल जाते हैं। उन रोगों में संचरणीय बीमारियां होती हैं, यानी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चली जाती हैं। जैसे कि आप अगर बात करो टाइफॉइड की तो वो संचरणीय बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बात करो कोरोना की तो वो एक संचरणीय बीमारी है जो कि एक जीव से दूसरे जीव तक चला जाता है। एड्स भी संचरणीय बीमारी है जो कि एक जीव से दूसरे जीव तक चला जाता है। तो छींकने से, खांसने से, इन सब तरीकों से चला जाता है। कुछ रोगवाहक होते हैं बेटा। रोगवाहक किन्हें कहते हैं? रोगवाहक वो होते हैं जो रोगों को एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक लेकर जाता है, जैसे कि मादा एनोफ्लीज मच्छर, ये रोगवाहक कहलाते हैं, इन्हें रोगवाहक कहते हैं बेटा। बाकी ये टेबल बहुत जरूरी है। इस टेबल को आप अपने पेज में से बेटा ये सारणी नंबर 2.1 में ये कर लेना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, डैम श्योर है, और बाद में आपसे छूट जाएगा तो बात भैया बुरी हो जाएगी। ये देखो ये सब यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन सी बीमारी क्या है, किस वजह से होता है और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। ये देखो आप क्षय रोग है, जीवाणु से होता है, वायु द्वारा फैलता है। खसरा है जिसे आप मीजल्स बोलते हैं, वायरस से फैलता है, वायरस द्वारा होता है और वायु में फैलता है बेटा। चिकन पॉक्स वायरस वायु और सीधे संपर्क से। पोलियो वायरस वायु और जल, ये सब संचरणीय बीमारियां होंगी, क्योंकि बेटा ये वायु से फैल रही हैं, जल से फैल रही हैं। रोगियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तियों की वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण कर देना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा। हैजा है जीवाणु, जल से, भोजन से। टाइफाइड जीवाणु जल से, ये भी संचरणीय बीमारी है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और भली भांति पके हुए भोजन को उपला पेय पदार्थ देना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये टेबल तो पूरा कर लेना। उसके बाद जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब ये तो हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में ही रोग के कारण बनते हैं, लेकिन जंतुओं में भी होते हैं बेटा। बहुत सारे पौधों को देखा होगा अपने आपने कि उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे देखो नींबू में कैंकर हो जाता है, जीवाणु से होता है, वायु द्वारा फैलता है। गेहूं में रस्ट हो जाता है, कवक से होता है, वायु और बीज से फैलता है। भिंडी में पीत होता है बेटा, जो वायरस और कीट से फैलता है। फिर उसके बाद फूड पॉइजनिंग के बारे में बताएगा, जैसे कि खाद्य विषाक्तन क्या होता है, कि जब आप कभी भी कोई ऐसा दूषित पदार्थ खा लेते हैं जिनमें बहुत सारे वायरस जीवाणु वगैरह हैं बेटा पहले से, और वो आपको दिखते तो है नहीं, आपने खा लिया, टेस्ट अच्छा लगा, खा लिया आपने, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा वो जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में चला जाता है तो हमारे शरीर की रोगों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ लो कि हमारे 10 हिंदुस्तानियों पर अगर 100 पाकिस्तानी आ जाए तो हमारे 10 हिंदुस्तानी बेटा मारे ही जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 10 पर 100 तो बहुत भारी हो गए ना। अगर 10 पर 20 आ जाए तो लड़ने की क्षमता है हमारे अंदर, हम मार देंगे, हम लड़ लेंगे। लेकिन 10 पर 100 आ जाए तो बहुत ज्यादा हो गए ना। तो ऐसे हमारे शरीर में 2, 4, 10 बीमारियों के फैलाने वाले जीवाणु विषाणु घुसते ही रहते हैं, हम उन्हें मारते ही रहते हैं और हम मतलब ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में, जरूरत से ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में घुस जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी और हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे। तो वही यहाँ पर है कि खाना खाते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए। जब कभी भी आप शादी पार्टी में जाते हो बेटा तो ओवर ईटिंग कर लेते हो, जरूरत से ज्यादा खा लेते हो। अब अगर वो ऑलरेडी खाद्य विषाक्तन है, उसके अंदर जीवाणु विषाणु ज्यादा है, तो बेटा ये आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा खाया तो जरूरत से ज्यादा विषाणु भी गए, तो बस आप बीमार पड़ने वाले हो, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग को ही बेटा खाद्य विषाक्तन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये यहाँ पर वही है।
उसके बाद आता है इससे मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर पेट में डायरिया वगैरह हो जाए, दस्त वगैरह लग जाए बेटा, तो ORS का घोल पिलाना चाहिए, ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यानी ये अपने आप में आपको रोगों से लड़ने की ताकत तो नहीं देगा, पर ये ध्यान रखना कि ये आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता रहेगा, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जान बनी रहेगी। तो इसीलिए, और अगर घर में ORS ना हो बेटा, तो आप सिंपल सा थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी पानी में मिलाएं और पी लें। हर घंटे ऐसे पीते रहना चाहिए आपको। चाहे उल्टी आ रही है तो भी पीते रहे, उल्टी करते हैं लेकिन पीते रहे। रासायनिक उपयोग के उपाय की बात करें, रासायनिक उपाय क्या है? हम अब खाद्य पदार्थों को कैसे बचा सकते हैं? खाद्य पदार्थ भी हमारे लिए खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाते हैं, बेल्ट खराब हो जाती, जूते खराब हो जाते हैं बेटा। तो कैसे बचाएं खाद्य पदार्थों को? रासायनिक तरीका है। रासायनिक तरीका को हम इसमें परिरक्षण कह सकते हैं, जिससे हम बचाते हैं। इसमें नमक, तेल, इनका प्रयोग किया जाता है। जरूरत से ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से हम कर सकते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं तो नमक ज़्यादा डालते हैं बेटा। चीनी ज़्यादा होता है, जैसे आपने देखा होगा केचप वगैरह होता है, बहुत मीठे होते हैं पर जल्दी खराब नहीं होते वो, क्योंकि चीनी और नमक दोनों ही जो है जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोकते हैं बेटा। तेल से भी ऐसा ही होता है, तेल और सिरके के प्रयोग से भी ऐसा ही होगा। उसके बाद गर्म और ठंडा करके, जैसे दूध को देखा होगा आपने, गर्मियों के दिनों में गर्म कर देते हैं बार बार, एक एक दो दो तीन तीन घंटे पर मान लो, तो दूध बचा रहता है। लेकिन अगर मान लो सुबह उबाला फिर शाम को उबालने जाओ तो फट जाता है। तो गर्म ठंडा करने से क्या होता है कि गर्म करते ही जीवाणु मर जाते हैं और फिर से उसे ठंडा करके हम प्रयोग कर लेते हैं। फिर ऐसे बेटा यहाँ पर थैली वाले दूधों के बारे में सोचा होगा आपने कभी कि यार हम तो दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, और थैली का दूध तो 24 घंटे में भी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि थैली के अंदर जो दूध भरी जाती है बेटा, उसके अंदर एक प्रक्रिया की जाती है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं पौष्टिरीकरण। पौष्टिरीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर, बेटा ध्यान से सुनना, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर लिया जाता है, फिर थैलियों में पैक कर देते हैं। समझ में आ गया? जिससे कि जीवाणु मर जाते हैं और थैली में पैक करने के बाद दोबारा जीवाणु उसमें घुस नहीं पाते हैं, तो दूध बचा रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो हमेशा दलहनी पौधों के जीवों में जड़ों में पाए जाने वाले जीव, जिसे राइजोबियम कहते हैं, उनके द्वारा होता है। राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं और नाइट्रोजन वाले पदार्थ में बदलकर पेड़ पौधों को दे देते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधों की जड़ों में वो उनका भोजन ले पाते हैं और वृद्धि विकास करते हैं और उनको नाइट्रोजन दे पाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से आपको उठे उठे हिस्से गुठले गुठले जैसे दिख रहे होंगे, ये वही राइजोबियम जीवाणु है। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में लगभग 78% में पाया जाता है। और नाइट्रोजन साइकिल, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये पेपर में आ सकता है 3 नंबर में। और ये देखो, इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान से कर लेना कि ये 3 नंबर में से आपको 3 नंबर मिल जाए, तो इसके लिए आपको इस प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 नंबर चाहिए तो बेटा देख लो करना कैसे है। देखो, सबसे पहले शुरुआत करना यहां से, ऊपर से आप शुरुआत करते हो तो ऊपर लिखा हुआ है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मतलब क्या है? ऐसे नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाए गए हैं, है ना? कितनी मात्रा में? कमेंट करके बताना, बताओ जल्दी से। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है? बिल्कुल सही, 78% में है बेटा। अच्छा, ऑक्सीजन कितने में है? 21% में। बाकी का 1% अदर गैस हो गई, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया और बाकी गैसेस भी आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब होता क्या है, वायुमंडल का नाइट्रोजन तो गैसीय स्टेट में होता है ना? फॉर्मूला होता है N2 गैसीय स्टेट में, है ना? यानी कि गैस ये अवस्था में होते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीव एवं नीले शैवालों द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाए गए जीव थे, और उन्होंने उसे किस में बदल दिया? तो देखो लिखा हुआ है, जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन नाइट्रोजीनियस उपयौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी नाइट्रेट वगैरह बन जाते हैं और नाइट्रेट के अपने आप में यौगिक बन जाते हैं और उन यौगिकों का फिर मिट्टी में मिला लिया जाता है। उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं जो पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं, ठीक है? और पौधों द्वारा अवशोषित होने के बाद कुछ अन्य जीव है जो कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय में परिवर्तन हो जाता है। अब उसी जीवाणु ने नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का यौगिक भी बनाया,
और उसी प्रकार के जीवाणु उसे नाइट्रोजन के यौगिक से दोबारा नाइट्रोजन गैस भी बना देते हैं और नाइट्रोजन गैस दोबारा ऊपर चला जाता है। अच्छा भैया, क्या होगा अगर पौधे उसे ले ले तो, उस नाइट्रोजन को अगर पौधे ले ले तो, अगर पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर उसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं तो वो पौधे उससे अपना भोजन बनाते हैं, उन भोजन से बनता है फल और फूल या फिर बेटा आप कह सकते हो सब्जियां। वो सब्जियां जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है। जंतु जब उसे खा लेते हैं बेटा तो जंतु क्या करते हैं, जंतु करेंगे पोटी यानी कि उत्सर्जन, छिछी करेंगे। अब उससे वो उत्सर्जित पदार्थ जो है वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जीवों द्वारा उसको नाइट्रोजन के अवशिष्ट पदार्थ में बदल देते हैं। उसके बाद वो दोबारा से मिट्टी में आ जाता है। मिट्टी से या तो वो पौधे ले लेंगे दोबारा से, ये चक्र एक छोटा चक्र अपने आप में है, या तो वो मिट्टी से वापस पौधे लेते रहेंगे या फिर बेटा वो जीवाणुओं द्वारा ऊपर जाकर दोबारा नाइट्रोजन बन जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये प्रक्रिया है। अच्छा, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन जीवाणु ने नहीं लिया तो फिर और किस तरीके से नाइट्रोजन आ सकता है, सोचो। तो कहता है कि आपने देखा होगा बादलों में एक कड़क होती है, जिसे क्या बोलते हैं, बादल का गरजना टकराते लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग बोलते हैं उसको, कहते हैं तड़ित। जो लाइटनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, तड़ित। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। जब तड़ित होता है तो बेटा बहुत ज्यादा करंट होता है उसके अंदर, उस करंट से नाइट्रोजन के जो कण होते हैं दूर दूर वो सिकुड़ जाते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। जो कि काम किसका था बेटा, जीवाणुओं का। वो काम वो कर देते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, पौधे ले लेते हैं, जंतुओं तक जाता है, जंतुओं खाकर उत्सर्जित करते हैं, फिर मिट्टी में मिलते हैं, फिर ये चलता है या फिर जीवाणु से। तो देखो कितना आसान है। अच्छा, मान लो इस प्रक्रिया को दोबारा हम देखें, ठीक है। अब बोर्ड पे मत देखना, मेरी बातों को सुनना। सबसे पहला चीज ऊपर लिखेंगे नाइट्रोजन, है ना, वायुमंडल में जो पाया जा रहा है। वायुमंडल का नाइट्रोजन ध्यान से सुनना, वायुमंडल का नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में है, तो कुछ जीवाणु उस गैसीय अवस्था को अवशोषित करके नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया, ठीक है, नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण, उससे नाइट्रोजन के यौगिक बने। नाइट्रोजन के यौगिक फिर आगे आकर क्या हो गया, मिट्टी में नाइट्रोजन हो गए। मिट्टी में नाइट्रोजन के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमें क्या मिला, पौधे द्वारा अवशोषित हो गए। वो पौधे से वो बने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो कि जंतुओं ने खा लिया। जंतुओं ने जब उसे खाया, ध्यान से सुनना बेटा, जंतुओं ने जब खाया तो उन्होंने किया उसका उत्सर्जन करने के बाद जैसे ही वो उत्सर्जन हुआ तो नाइट्रोजन के बाद, जैसे यूरिया क्या होता है बेटा, पता है आपको, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो हम सुसु के दौरान निकालते हैं, जिसे यूरिन बोलते हैं हम, है ना, टॉयलेट। उसके बाद वो यूरिया नीचे आता है, उसका फिर दोबारा मिट्टी में मिलाप हो जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर पौधे ले लेते हैं और ये चक्र अपने आप में चलता रहता है। अच्छा, पौधे नहीं ले पाए तो क्या होगा, तो फिर वो जीवाणु द्वारा उसको दोबारा गैसीय अवस्था में बदलेंगे और वो वायुमंडल का भाग बन जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखते हुए आप बेटा अच्छे नंबर ले सकते हो। तो ये हमारा पार्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर बेटा, और नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो कीवर्ड्स हैं इनके बारे में ध्यान दे देना, शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। नहीं भी अगर मिले बेटा वो, तो आप इसे चैट जीपीटी वगैरह से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट को चैट जीपीटी में डाल देना और लिखना कि गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ प्रमुख शब्द, हिंदी में लिख देना कि प्रमुख शब्द के बारे में बताओ। तो वो इन प्रमुख शब्दों को, पर प्रमुख शब्दों पर लिखा रहने देना है, प्रमुख शब्दों के बारे में आपको लिख कर दे देगा, आप उसको बैठकर पढ़ लेना। यहाँ पर अध्याय समीक्षा है अपने आप में, आपने क्या सीखा, तो जो पूरे पाठ में था बेटा वो मोटी मोटी बातें यहाँ पर है। एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप इसको ऐसे करके खुद से पढ़ लो अपने एनसीईआरटी बुक में, मेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं है इसके अलावा आपको यहाँ पर इस चैप्टर से। उसके बाद बेटा अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं जिनके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियोज में भी। अगर अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की भी जरूरत है आपको, दोबारा वन शॉट अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हमें वन शॉट में अभ्यास के प्रश्न उत्तर और करवा दो, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सभी चैप्टर के सिर्फ प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये प्रश्न उत्तर है, इनको भी कर लेना। और यहीं से पेपर में प्रश्न आते हैं बेटा, इसके अलावा कहीं से नहीं आता। कहीं दिमाग में सोचो यार पता नहीं क्या ही आईएएस का एग्जाम थोड़ी पूछ लेंगे यार, 8th स्टैंडर्ड में पूछेंगे तो आपसे वही चीजें जो 8th में पढ़ाई गई हैं। और वैसे भी आपको अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते तो पता है स्कूल में क्या सिखाया जाता है, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल पेपर आएगा, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आप बहुत अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स ले पाओगे। बट हाँ, एनसीईआरटी को या तो मेरे से सुन लो
ये सारी चीजें, या फिर खुद से लाइन टू लाइन पढ़ लो, बात सेम ही है। अगर खुद से मेहनत कर सकते हो तो बेटा ऐसी वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। अब घर पर बैठो, लाइन टू लाइन पढ़ डालो, सब क्लियर हो जाएगा। ऐसी क्या लैंग्वेज है यार, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमें समझ में आती है, पढ़ लो, दिमाग में रखो, अच्छा यही तो था, लिख देंगे, क्या है ना, सिंपल सी बात। क्यों? कमेंट करके बताओ, थम्स अप, यस बताओ जल्दी से कि क्या आप ये इसके मार्क्स अब पूरे के पूरे ले सकते हो, क्या ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, या कोई अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब हम चलते बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर। एक बार मैं देख लेता हूं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है जो आपका आ रहा है सिलेबस में। वैसे तो आप लोगों को भी सिलेबस दिया गया होगा, और हाँ बेटा इसमें ये भी मेंशन किया गया है जो सीबीएसई की तरफ से आया, मेरे पास इसमें है मोबाइल में, सीबीएसई की तरफ से है कि इस चैप्टर में बेटा आप क्लास 7th की जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है वो चैप्टर को भी अलाइन कर लो, न्यूट्रिशन इन प्लांट को भी देख लो, और चैप्टर जो क्लास 6th में पढ़ा था आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, उसको भी आप देख लो। तो अगर स्कूल में वो दो चैप्टर्स दोबारा से कराए गए हैं तब तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं कराए गए हैं तो ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला वोयला के बारे में पढ़ेंगे हम, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। चलो कोयला एंड पेट्रोलियम के बारे में अब हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी बुक से बेटा। ये देखो हमारे पास है अगला चैप्टर जिसका टाइटल है बेटा कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का गैप दूंगा, 2 मिनट में आप वीडियो में पानी वानी पी सकते हो बेटा जाकर, वीडियो चलती रहेगी। अब 2 मिनट में पानी वानी पी लो, फिर हम 2 मिनट के बाद यहाँ पे वापस मिलते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए मैं साउंड को ऑफ कर देता हूँ और पानी वानी पी लो बेटा आप। ठीक है, फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।
चलो तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे इस चैप्टर को, कोयला और पेट्रोलियम को। कोयला और पेट्रोलियम, जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा कि जीवन का आधार क्या है, ऊर्जा है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे आसपास में ऊर्जा ना हो या हमारे शरीर में ऊर्जा ना हो बेटा, तो हमारा जीवन जीना या फिर आसपास की चीज़ों के बारे में समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी को पता है कि चाहे आप साइकिल चलाओ या मोटरसाइकिल, चाहे आप कार चलाओ या ट्रेन, या फिर चलाओ आप फाइटर जेट, इन सभी को चलाने के लिए बेटा ऊर्जा के स्रोत की ज़रूरत होती है। इवन इतना ही नहीं, आप घर में खाना पकाने के लिए भी ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करते हो। हमारे शरीर में भी बेटा ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, उसे हम ईंधन से प्राप्त करते हैं। ईंधन वो चीज़ें जिनको जलाकर, जिनका ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा प्राप्त हो बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ईंधन कहते हैं। हम आज उन्हीं ईंधन में से कोयला और पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोयला और पेट्रोलियम हमारे पास प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ आप प्राकृतिक ईंधन भी बोल सकते हैं इन्हें। ये प्राकृतिक ईंधन इसलिए है क्योंकि प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है बेटा। कोयला हमें लकड़ियों से प्राप्त हुई है और जो पेट्रोलियम है बेटा वो जीव जंतुओं और बेटा शैवालों से प्राप्त हुई है। नीले और हरे कलर के जो शैवाल होते थे उनसे हमें पेट्रोलियम मिला और बेटा कोयला मिला हमें लकड़ियों से। ये बनने की प्रक्रिया मिलियन ईयर्स पहले की बात है, यानी लाखों साल पहले की बात है। लाखों साल पहले हमारी तरह ही अन्य जीव जंतु इस धरती पर रहा करते थे और उन जीव जंतुओं ने भी हमारी तरह ही परिवार बनाए और जंगल झाड़ियां हुआ करती थी। उसमें अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर सभी जीव नष्ट हो गए होंगे। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा किसी के पास भी सॉलिड प्रूफ नहीं है बेटा, क्योंकि उस टाइम की कोई बातें हमारे पास है ही नहीं, कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए हम सिर्फ ये अनुमान लगाते हैं कि जीव पहले भी हुआ करते थे और जो समुद्र पाए जा रहे हैं ना हमारे पास, उन समुद्री इलाकों में पहले भी पानी हुआ करते थे और क्योंकि अन्य जीव जंतु तो थे नहीं, तो नीले और हरे कलर के जो शैवाल थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। जो भी जलीय जीव थे वो जल में ही थे बेटा, और थल पर ऐसे जीव बहुत कम पाए जाते थे। थल पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधों के जलने से या फिर कह सकते हो दबने से या प्राकृतिक आपदाओं में मरने की वजह से हमें कोयला प्राप्त हुआ। कोयला कैसे प्राप्त होता है? लकड़ी जब आधी जली हो या फिर बेटा कह सकते हो उच्च ताप और दबाव की वजह से वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लो किसी लकड़ी को आप मिट्टी के अंदर दबा दो, कई सालों तक उसे दबा हुआ छोड़ दो, तो बेटा वो मिट्टी के दबाव और अधिक तापमान की वजह से लकड़ी की जो प्रकृति होती है वो बदल जाएगी और लकड़ी जो है बेटा वो कोयले में बदल जाता है। इसी प्रकार से शैवाल पेट्रोलियम में। तो ये सारी चीजें हैं। अब आता है कि हमारे पास दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले जो पदार्थ है उनको हम कितने सूची में डालेंगे? 2 भागों में डालेंगे। सिंपल सी बात है, एक वो जो प्राकृतिक है, एक वो जो मानव निर्मित है। प्राकृतिक चीजें क्या है? अब प्लास्टिक की बोतल ले लो, प्लास्टिक की बोतल क्या है? मानव निर्मित, प्रकृति में से तो नहीं मिली है। प्रकृति से क्या मिलते हैं? फल, फूल, सब्जियां, लकड़ी, है ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। इसमें वस्तुओं के नाम बोल रहा है, ईंधन ही नहीं बोल रहा है, बस वस्तुओं के नाम है। कोयला इसमें डाल दो, पेट्रोलियम इसमें डाल दो, है ना, ये डाल सकते हो। अल्कोहल को आप प्राकृतिक में डाल दोगे या फिर मानव निर्मित में? बताओ। अल्कोहल मानव निर्मित में आएगा। कोयला पेट्रोलियम किस में आएगा? प्राकृतिक में आएगा। उसके बाद प्लास्टिक की बोतल किस में आएगा? मानव निर्मित में आएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये चीजें हमेशा याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय मतलब क्या होता है? अक्षय वो चीजें होती है जो कभी खत्म ना हो। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी है बेटा जो कभी खत्म नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन है बेटा पानी और वायु और बेटा मिट्टी, है ना, और बताओ सूर्य का प्रकाश। ये सब चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे वन्य जीवन, ये सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये खत्म नहीं होंगे। आप कहोगे सर फिर हम जल के बारे में क्यों कहते हैं कि
जल है तो कल है, जल बचाओ। बेटा शुद्ध जल बचाओ, यानी कहने का मतलब जल तो हमेशा उतना ही रहेगा, जल चक्र के द्वारा जल हमेशा अपने आप में उतना ही बना रहता है, पर सवाल उठता है कि वो साफ है या फिर प्रदूषित। अगर प्रदूषित हुआ तो आपके काम का नहीं आएगा, तो उस जल का कोई महत्व नहीं है बेटा, कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए ये ध्यान देने वाली बात है। समाप्त होने वाले संसाधन वो होते हैं जो कुछ समय तक इस्तेमाल हो, उसके बाद वो खत्म हो जाए। पेट्रोलियम, कोयला समाप्त होने वाले संसाधन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे बेटा कोयले के बारे में, कोयले की कहानी के बारे में। अब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कुछ समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इसके बारे में स्टडी इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि हम इनके बारे में ध्यान दें बेटा, और अपने प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले इन प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें, जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी मिले। इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है बेटा, 300 मिलियन ईयर्स पहले बना था। समझ लो कितना हुआ, लगभग सोचो ना यार कितना होगा, मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, 300 मिलियन मतलब बहुत ज्यादा हो गया यार। इतने लंबे समय पहले बना था ये, और तब हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोबारा जो लकड़ियां सड़ेंगी गलेंगी वो कब मिलेंगी, और प्राकृतिक कोई ऐसी आपदा आएगी तो हम नष्ट ही हो जाएंगे। फिर आगे किसी को ये प्राप्त हो ना प्राप्त हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वही कह रहा है क्या कि अगर आप अगले जनरेशन के लोगों को ये सब देना चाहते हो, उनको भी इन सब का प्रयोग करने को मिले, तो बेटा हमें इनका प्रयोग सीमित करना पड़ेगा। कोयले की कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कोयले का बनने का जो प्रक्रिया होता है बेटा उसे कार्बनीकरण कहते हैं। पूछा जा सकता है पेपर में कि कार्बनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। कार्बनीकरण क्या है, यहां से आप लिख सकते हैं, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के, यहां से लिखना मृत वनस्पति के, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूं, देखो ये लिखा, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी ये कार्बनीकरण की परिभाषा है, पूछा जा सकता है बेटा, ये कार्बनीकरण के द्वारा ही कोयला बनता है, ये याद रखें। अब ये कोयले की माइनिंग है, कोयले की खदान है बेटा, उसका चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोयले की माइनिंग की जाती है, कोयले को बेटा निकाला जाता है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो इतना बड़ा फील्ड है, इसमें से कोयले को मशीन द्वारा खोद खोद कर निकाला जाता है। अब कितनी गहराई में वो कोयला है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सालों पहले वो बना होगा। कोयले जहां पर होते हैं बेटा वहां पर कोक भी मिलता है, कोलतार मिलता है, कोयला गैस मिलता है। इनको भी प्रक्रम द्वारा निकाला जाता है और फिर प्रयोग में लिया जाता है। सबसे पहले हम कोक के बारे में बात करेंगे। कोक एक कठोर पदार्थ है, संरद्र होता है, काला पदार्थ होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो आप पेपर में उत्तर देंगे बेटा कोक। ये याद रखना, पेपर में ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, कोक है, ठीक है। कोक का उपयोग इस्पात उद्योग, इस्पात मतलब लोहा उद्योग, निर्माण में किया जाता है, और धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे शुद्ध रूप है ये कार्बन का, और बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है धातुओं के निष्कर्षण में, या फिर कह सकते हो निकालने में। उसके बाद कोलतार, कोलतार क्या है, ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। इसकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसमें लगभग 200 प्रकार के पदार्थ का मिश्रण होता है। अब आप समझ के देखो कि 200 प्रकार के पदार्थ इससे निकाले जा सकते हैं। अब वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में किया जाता है, और इसमें बेटा जैसे कि रंग बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए। अब ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोयले का ऐसा कौन सा रूप है जिसका उपयोग हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, तो वह यही है बेटा, क्या है, नाम क्या पढ़ा हमने, कोलतार। कोलतार में लगभग 200 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये याद रखना, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है ये। औद्योगिक तौर पर हम देखें तो रंग बनाने, औषधि बनाने, विस्फोटक बनाने, सुगंध की चीजें बनाने, प्लास्टिक इत्यादि बनाने में, फोटोग्राफी सामग्री, छत का निर्माण आदि में इसका किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाने वाली जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो भी कोलतार से बनती हैं। अब आप समझ के देखो कोलतार का प्रयोग कितना ज्यादा है, तो कोलतार बहुत जरूरी है बेटा। आजकल सड़कों को बनाने के लिए हम कोलतार का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
इसमें से हम निकालते हैं, देखो लिखा है ना, आजकल सड़कों का निर्माण करने के लिए कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसे बिटुमिन कहते हैं। ये याद रखना, पहले कोलतार का प्रयोग होता था। कोलतार की सबसे बड़ी कमी क्या होती है बेटा, गर्म होने पर यह पसीज जाता है और बारिश के दिनों में खराब हो जाती है सड़कें, इसीलिए इनकी जगह पर हम बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। और बिटुमिन्स जो होते हैं बेटा, ये पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और इससे सड़कें काफी लंबे समय तक सही सलामत रहती हैं। उसके बाद आता है कोयला गैस। कोयला गैस जो है वो भी कोल से ही प्राप्त होता है, कोक बनाते वक्त उससे प्राप्त होता है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों में स्थापित बहुत से उद्योगों के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। लंदन में 1810 में बेटा कोयला गैस का प्रयोग किया गया था और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास सड़कों पर रोशनी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। आज इसका उपयोग बेटा ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है और विद्युत बनाई जाती है। उसके बाद पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं और पेट्रोलियम से हम बेटा बहुत सारी चीजें निकालते हैं। पेट्रोलियम में भी आपने देखा होगा जो भारी वाहन होते हैं वो डीजल से चलते हैं, वो पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। हल्के वाहन जो होते हैं वो पेट्रोल से चलते हैं, वो भी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। इतना ही नहीं बेटा, आपकी जो मोमबत्ती बनती है उसका वैक्स, आप जो वैसलीन इस्तेमाल करते हो उसका वैक्स, ये सब भी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। उसके बाद उन्हीं से निकाला जाता है बेटा इंजन ऑयल भी, जिसका प्रयोग इंजन में किया जाता है। तो पेट्रोलियम अपने आप में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये ध्यान रखना, ये ज़मीन के अंदर से ड्रिल करके निकाला जाता है और ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है, इतने आसानी से पेट्रोल नहीं निकलता। कहीं हम सोचे भैया गड्ढा किया और पेट्रोल निकलना शुरू हो गया, इट्स नॉट अ इजी टास्क। हाँ, बहुत मुश्किल कार्य होता है ये। अब आता है कि पेट्रोल कैसा बना, तो भैया ये पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा हुआ। ये जीवित मृत हुए और इनके शरीर पर समुद्र के पेंदे में जमा होकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों से ढक गए। लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और दाब के कारण मृत जीवों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस तरीके से ये याद रखना है। उसके बाद आता है बेटा पेट्रोलियम की परत के नीचे जो है वो गैस भी पाई जाती है, जिसे पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तेल रूप में ये निकलता है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली बार पेट्रोलियम कहां पर निकाला गया था। तो विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। उसके बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का कुआं निकाला गया था। भारत में तेल अब असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा कावेरी के बेसिन में मिला है और वहां पर निकाला जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण यानी पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय पदार्थ होता है और इसकी गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कई लोगों को अच्छी भी लगती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेह तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक प्रभाजों में ये मिलता है। अब देखो ये है पेट्रोलियम निकालने की प्रक्रिया, कैसे निकाला जाता है। ये कुएं होते हैं पेट्रोल के, ठीक है। और आप गौर से देखो बेटा तो सबसे नीचे जो है वो तलाशय चट्टान है, ठीक है। ये वाला तलाशय चट्टान है जिनसे तेल बना था, है ना। और तलाशय चट्टान में बेटा यहाँ पर जल है, इस जगह पर जल है और ये तेल है और ये गैस है। आपको पता है जब ड्रिल किया जाता है तो चिंगारी भी पैदा होगी ड्रिल से, है ना। आग लग सकती है, कुएं फट सकते हैं, इसीलिए ड्रिल करते वक्त बहुत ही एहतियात बरती जाती है कहीं चिंगारी ना हो। क्योंकि ये जो गैस वाली चीज है ना, ये गैस वाली, इसमें अगर आग लग गया तो बेटा पूरा का पूरा ये फट जाएगा, यहाँ से भर भर की बिल्कुल आग निकलेगी, लपटें निकलेंगी। तो इसीलिए इसका ध्यान रखा जाता है। फिर गैस क्योंकि सबसे हल्की है तो सबसे ऊपर पाई जा रही है, तेल उससे थोड़ा सा भारी है तो तेल उसके नीचे पाया जा रहा है। पानी तेल और गैस से भारी होता है तो इसलिए पानी सबसे नीचे पाया जा रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको। तो हम जो पानी पीते हैं ना बेटा, वो यही पानी होता है, यही पानी हम पीते हैं जो नीचे हैंडपंप से निकालते हैं। बट ये है कि हर जगह तेल नहीं है, तो इसलिए आप गड्ढा खोदते हो और सीधा आपको क्या मिल जाता है। आपने गड्ढा खोदा और सीधा आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया सीधा पानी। लेकिन जहां पर तेल भी है और पानी भी, वहां पर गड्ढा खोदने पर पहले तेल ही मिलेगा उसके बाद पानी मिलेगा, पर हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इस तरीके से ये उसका कह सकते हो चित्र है।
इस तरीके से निकाला जाता है। जब इसका परिष्करण किया जाता है तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, परिष्करण प्लांट कहते हैं बेटा, और इन्हीं परिष्करण प्लांट के अंदर या फिर कह सकते हो परिष्करण के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको अलग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों में बेटा अगर हम देखें तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग कुछ इस प्रकार से हैं। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी, इसका आप घरों में ईंधन के तौर पर सिलेंडर में करते हो। पेट्रोल का इस्तेमाल मोटरसाइकिल शुष्क धुलाई के लिए करते हैं। अब कहोगे शुष्क धुलाई क्या होता है? ड्राई क्लीनर जिसे कहते हैं, जैसे कि आप कोट वगैरह कराते हैं, महंगी साड़ियों को ड्राई क्लीन कराते हैं, तो ड्राई क्लीन करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और ये बात सच है, ठीक है। उसके बाद मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप में, जेट वायु यान में मिट्टी का तेल ही डलता है, मिट्टी के तेल से चलता है बेटा वो। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए उपयोग में आता है। स्नेहक तेल स्नेहन बनाने के लिए किया जाता है। पैराफिन मोम मरहम बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, वैसलीन वगैरह जो लिप्स में लगाते हो वो सब बनाने के लिए किया जाता है। आप समझ रहे हो? जिसको आप होंठों पर लगा रहे हो वो किसी के शरीर का अवशेष है। समझ के देखो कितना उपयोगी है उसका शरीर हमारे लिए। विटामिन्स का प्रयोग करें तो पेंट और सड़क के निर्माण के लिए किया जाता है। उसके बाद अब आपके पास है कि भैया कहाँ कहाँ पर है, कैसी व्यवस्था लगाई गई है ये, तो गुजरात में, बड़ोदरा में बेटा, दिल्ली में, अन्य भागों में स्थानों पर ये गैस पाइपलाइंस उपलब्ध हैं जहाँ से गैसों के द्वारा घर घर तक जो है गैस पहुँचाई जाती है। उसके बाद हमारे देश में गैस में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये नाम बहुत ज़रूरी है, इनको आप अंडरलाइन कर लो, लिख लो बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में यहाँ से आएगा। अब कहता है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला पेट्रोलियम बनाया जा सकता है? ना जी ना, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कोयला पेट्रोलियम को बनाने में बहुत ज़्यादा उच्च ताप और उच्च दाब की ज़रूरत होती है, जो कि हम कृत्रिम अवस्था में नहीं दे सकते हैं। साथ ही इसमें लगता है बहुत लंबा समय। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित जो हैं वो है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, ये सब सीमित मात्रा में है, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए बेटा। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रकृति से नष्ट हो जाएंगे और हमें सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय डीजल प्रयोग या फिर पेट्रोल प्रयोग से कैसे बचा जाए, या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से हम इनका संरक्षण कर पाएँ। तो इसके लिए इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। ये नियम बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, पेपर में लिखना है कहीं पर तो लिख लो। PCRA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। PCRA का मतलब होता है क्या? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के द्वारा क्या क्या सलाह दी गई है ये पूछा जाए तो ये जहां तक संभव हो गाड़ी नियमित और कह सकते हो नियमित स्पीड पर चलाएं, बहुत तेज ना चलाएं, बहुत धीरे ना चलाएं। बहुत तेज चलाओगे तो क्या होगा बेटा बताओ? बहुत तेज चलाओगे तो क्या होगा? अचानक से कहीं ब्रेक मारना पड़ा। अब जितनी रफ्तार दिया आपने उसे, जितना मोमेंटम आपने दिया, जितना तेल जलाया उसको तेज करने के लिए, अचानक से ब्रेक मारोगे तो वो सारा तेल बर्बाद। समझ रहे हो? तो इसीलिए उसका सही प्रयोग लाने के लिए एक नियमित स्पीड से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, ज्यादा धीरे भी नहीं हो, क्योंकि ज्यादा धीरे होगी तो फिर क्या होगा बताओ? आपके इंजन पर लोड ज्यादा आएगा। तो नियमित स्पीड पे चलाएं आप। यातायात के लाइटों का पालन करें, जहां पर लाइट ज्यादा लंबे समय तक बेटा हो, रेड लाइट जैसे मान लो 1.5-2 मिनट की है, वहां पर अपने गाड़ियों के इंजन को बंद कर दें। टायरों का दबाव सही रखें। टायर में हवा कम होती है तो आपने साइकिल चलाते वक्त अनुभव किया होगा, जब आपके साइकिल में बेटा हवा कम हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप रिक्शा ही खींच रहे हो साइकिल चलाने की जगह पर। तो इसीलिए टायर का दबाव अगर सही रहेगा तो मोटरसाइकिल, कार, इन सब के इंजन पर लोड कम आएगा, तो ईंधन कम जलेगा। गाड़ी का नियमित रखरखाव करें, मेंटेनेंस करें, जिससे कि बेटा वो कम ऊर्जा का खपत करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देकर कंजर्वेशन वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पर फिर वही प्रमुख शब्द आते हैं, कोयला है, कोयला गैस है, कोल तार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिष्करण, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछली जो चैप्टर को कराया था उसमें भी बताया बेटा कि प्रमुख शब्दों के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लो ये, और अब ChatGPT पे डालो, इसे अपलोड करो, क्योंकि 5 इमेज अपलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है हर घंटे या शायद हर 5 घंटे पर, तो उसमें आप डालो और इनका आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट किसी वेबसाइट से भी आप ये कर सकते हो।
आने वाले दिनों में हम भी अपना वेबसाइट बनाएंगे जिस पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, आप वहाँ पर जाओ, विजिट करो और बेटा ये सब चीज़ें वहाँ से अवेल कर सकते हो। तो प्रमुख शब्द आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें सीखी कि कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है और ये बहुत सीमित मात्रा में है, हमें आने वाले जनरेशन को देने के लिए थोड़ा इसको सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है वो कई सालों पहले हुआ है और इसको हम लैब में नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। कोक, कोलतार, कोयला कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। पेट्रोलियम परिष्करण में हम पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त करते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, इनका प्रयोग उचित तरीके से करना चाहिए। उसके बाद एक आता है बेटा ईंधन, जो अच्छा ईंधन और बुरा ईंधन है, इनके बीच में पूछा जा सकता है। अच्छे ईंधन की क्या क्या खूबियां हैं, अगर ये पूछे जाए तो आप लिखेंगे अच्छा ईंधन वो होता है जो बहुत कम अपशिष्ट पदार्थ दे, बहुत कम प्रदूषक दे। अच्छा ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अच्छा ईंधन का यातायात करना या फिर कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना आसान होता है। इस तरीके से आप अपनी तरफ से कॉमन सेंस लगाओ और लिख दो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर, वैसे तो मैं इसको आपको एक वीडियो के थ्रू करा चुका हूँ, पर फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स भी चाहिए तो बेटा प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सिर्फ हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, कोल पेट्रोलियम हो गया हमारा और नेचुरल गैस भी हो गया, रिफाइनिंग बढ़ गया, लिमिटेड, हाँ ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बेटा साउंड के बारे में, ध्वनि। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि आ रहा है हमारा, ध्वनि पूछा जा रहा है, ध्वनि के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, साउंड के बारे में। इसमें जो टॉपिक्स पूछा जा रहा है वो बोल रहा है कि ध्वनि में क्या क्या आएगा आपका। तो कह रहा है ध्वनि में प्रॉपर्टी साउंड की आएगी बेटा, साउंड कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से निकलता है वो बताना है। मीडियम की ज़रूरत क्यों होती है, माध्यम की ज़रूरत क्यों है, कैसे हम सुनते हैं, ऑडिबल या फिर इनऑडिबल जो आवाज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, नॉइस और म्यूज़िक में क्या अंतर है, ये पूछा जाता है बेटा। यानी आपको जो नॉइस होता है यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें क्या अंतर है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद लाइट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेंडमली ये चैप्टर पिक कर रहा हूँ मैं। अगला चैप्टर है बेटा हमारे पास ध्वनि। आप सभी को पता होगा ध्वनि से ही हम कोई भी चीज़ सुन पाते हैं। अभी आप लोग मेरी बातों को सुन पाते हो क्योंकि ध्वनि है यहाँ पर। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे कॉलर में लगे हुए माइक से वो रिसीव हो रहा है और फिर वो आपके मोबाइल के स्पीकर से निकल रहा है और इससे आपके कानों में वो आवाज़ जा रही है और आप सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे, मोटी मोटी बातें बताएंगे और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ध्वनि कई चीज़ों से उत्पन्न होती है बेटा। ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमेशा ही कंपन की ज़रूरत होती है, वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी बेटा तो ध्वनि नहीं होगी। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट नहीं करेगी तो ध्वनि नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है। अभी मैं कोई आवाज़ नहीं करूंगा लेकिन देखना कोई आवाज़ नहीं होगी यहाँ पर। अब मैं कर क्या रहा था, मैंने पेपर को हिलाना स्टार्ट किया। जैसे ही पेपर हिला बेटा तो इससे बहुत तेज वाइब्रेशन हुई इस पेपर के अंदर और इसने प्रोड्यूस की साउंड। हालांकि इसको देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत तेजी से होता है ये, लेकिन आवाज़ आप सुन पा रहे थे। तो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के बारे में, ध्वनि कैसे हम सुन पाते हैं, किस रेंज की आवाज़ सुनते हैं, ध्वनि की क्या क्या खास बात है, क्या क्या गुणधर्म है, इन सब के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। अभी जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ये आपके पास वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाले अलग अलग म्यूजिकल कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हारमोनियम है, ये सितार है, बांसुरी है, ये तबला है और ऐसे ही गिटार होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एग्जैक्टली मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कोई संगीत का टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें ये है बेटा इन सभी में से ध्वनि निकलती हैं। हारमोनियम में, सितार में, तबले में और बेटा बांसुरी में, इन सब में ध्वनि निकलने का जरिया अलग अलग होता है लेकिन स्रोत वही है आपका कंपन।
बिना कंपन नहीं होगा। जब आप बांसुरी में बेटा हवा डालते हो, एयर ब्लो करते हो, सीटी बजाते हो जैसे मान लो, तो अब कर क्या रहे हो, जब आप एयर को ब्लो कर रहे हो तो आपके लिप्स से वो हवा टकरा रही है और वाइब्रेशन कर रही है, उससे निकल रही है ध्वनि। ऐसे ही बेटा ध्वनि की अगर आप रफ्तार को, पिच को बदल लो, एम्पलीट्यूड को यानी कि तरंगों को बदल लो, तो उसकी आवाज भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो। अब इन सब में आपने आवाजों का फर्क महसूस किया होगा अगर सुना हो तो बांसुरी में भी ऐसे ही होता है। अलग अलग प्रकार की बांसुरियां होती हैं बेटा, कुछ पतली होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ बांस की होती है, कुछ पाइप से बनी होती हैं। उन सब की आवाज भी अलग अलग होती हैं, तो लेकिन कंपन की वजह से ही पैदा हो रही है। ऐसे ही सितार की अगर हम बात करें, गिटार की बात करें, वायलिन की बात करें, वीणा की बात करें, उन सब में ऐसे तारें लगी होती हैं। तार के वाइब्रेशन से बेटा आवाज पैदा होती है, यानी कंपन से। तबले में ऐसी ये यहाँ पर मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि परत होती है। अरे क्या चल गया, परत होती है, और इस परत से बेटा, इस परत के ऊपर जब आप तबले को मारते हो, ऐसे बीट करते हो, तो इस बीट से भी यहाँ पर क्या पैदा होती है, कंपन पैदा होती है। ऐसे ही हारमोनियम में हम यहाँ पर ये वाला जो होता है, ऐसे ऐसे करते हो, आपने देखा होगा हारमोनियम बजाने वाले को, यहाँ से वो हवा डालते हैं और इसको दबाने से वो हवा अलग अलग छेदों से बाहर निकलती है और उससे आवाज पैदा होती है, यानी वाइब्रेशन से। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। ध्वनि हमेशा ही कंपन वस्तुओं से पैदा होती है और कोई ऑप्शन नहीं है ध्वनि को पैदा करने का। अब कहता है जी करो, कंपन करो, ऐसे कोई भी बर्तन उठा लो, मारना शुरू करो, कंपन करो, आप देखोगे आवाज पैदा हो रही है। ऐसे ही कहता है कंपन आप यहां पर पैदा कर सकते हो। अब ज्योमेट्री बॉक्स लो, दो पेंसिल लगा लो, रबड़ बैंड लगाओ, कंपन पैदा होती है। बिना कंपन के कभी भी बेटा ध्वनि पैदा नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई। आगे आ जाओ। अब ध्वनि के कंपन को आप देखोगे कैसे, तो वैसे तो कंपन दिखाई नहीं देगी आपको, तो पानी में रख लो थाली के अंदर और थाली को पीटो, तो आप देखो थाली के अंदर का पानी वाइब्रेट ऐसे ऐसे हिलता हुआ महसूस होगा। इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपन पैदा कर रही है। अब यहां पर कहेगा क्या, इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपायमान का मतलब क्या हो गया, वो वस्तुएं जो कंपन पैदा करती है कंपायमान होती हैं। कंपायमान वस्तुएं ध्वनि पैदा करती है और ध्वनि में बेटा आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि कंपन होती है, लेकिन अधिकांश स्थिति में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। अब जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, तो मेरा यहां पर जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट कर रहा है, पर इसकी वाइब्रेशन इतनी कम है कि आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम एम्पलीट्यूड वाले हैं। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, याद रखना, तो इनका आयाम कम होता है। तो जिनका आयाम ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। जिनका कम होता है वो कम सुना और देखा जाता है। ऐसे ही बेटा अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ध्वनि के बोल रहा है कि किससे क्या पैदा होती है, वीणा तार से, तबला तानित झिल्ली से, ऐसे ही आपने देखा फ्लूट हवा बजाता, जो बांसुरी बांसुरी लिखोगे तो इसमें बता कंपन, वायु के कंपन से। ऐसे अलग अलग प्रकार। अब गिटार लिखोगे तार से, सितार लिखोगे तार से, समझ में आ रहा है। हारमोनियम लिखोगे वायु के कंपन से। इस प्रकार से आप यहाँ पर, अब ये क्या है बेटा हमारे पास, यहाँ देखो तो ये लिखा हुआ है मंजीरा, और ये क्या है बेटा घटम। घटम मतलब घड़ा होता है, ये तबला की तरह बजाते हैं इसे, घड़े की तरह, तो घटम है ये। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की आवाज निकलती है। अब यहां पर देखो ये जल तरंग बनाया है, ये जल तरंग आप भी बना सकते हैं। ये जल तरंग बड़ा ही आसान है बनाना। इसके लिए आपको एक लकड़ी लेनी है, कांच की बोतलें ले सकते हो, कांच का ग्लास ले सकते हो, उसमें बेटा आप पानी भर लोगे। कांच का ले लेना, ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकलती है। पानी अलग अलग अनुपात में भर लेना, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, उसमें ज़्यादा, उसमें ज़्यादा, और इस तरीके से उसमें मार कर आवाज़ निकालना। आप देखोगे सबकी आवाज़ अलग अलग होती है और इसे बोलते हैं बेटा जल तरंग। जल से हम आवाज़ निकाल लेते हैं, जल के तरंगों से। समझ में आ रहा है। ऐसे कहता है क्या कि हम आवाज़ कैसे निकाल पाते हैं, मैं और आप बोल कैसे पाते हैं बताओ। हम बोलते समय तो क्या हमारा शरीर भी कंपन करता है? बिल्कुल बेटा, मनुष्य मानव द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहां पर भी कंपन की वजह से ही होती है। अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आप बोलें और बोलते वक्त अपने वोकल कॉर्ड यानी कि जो यहाँ पर बेटा हमारा ये होता है ना, जिसे आप मानव वाक यंत्र बोलते हैं,
वोकल कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाक्य यंत्र। अपने वाक्य यंत्र, यहाँ पर जो वाक्य यंत्र है उसको पकड़ो आप ऐसे, और बोलते हुए इसे पकड़ के रखना, जोर से दबाना नहीं बेटा, सिर्फ पकड़ के रखना, ऐसे करके ये टच करना है बस। आप देखोगे यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। आपने कभी नोटिस किया हो बेटा, आपका मित्र बोले, आप बेंच पर बैठे रहते हो, मित्र लेटा रहता है मान लो ऐसे हेड डाउन करके, आप वो कुछ बोलेगा ना अगर अंदर अंदर, तो आप अगर उसकी बॉडी पर ऐसे लगाओगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी कान से। तो बिना वाइब्रेशन के बेटा कभी भी आवाज नहीं पैदा होती है। तो यहाँ पर वही है, ऐसे कहता है कि जी आप बना लो ऐसी कुछ सीटी वीटी बना लो, दो पतली पतली जो है पन्नी की स्ट्रिप ले लो। आपने पन्नी वाला टॉफी वगैरह खाया ही है, टॉफी मिल नहीं रहा भाई, टॉफी खाया ही है। टॉफी खाते वक्त आपने देखा होगा स्ट्रिप से टॉफी की पन्नी को ऐसे स्ट्रेच करो और एयर ब्लो करो बीच में, तो तेज आवाज निकलती है, क्योंकि पन्नी बहुत तेज वाइब्रेट करता है। हालांकि वो वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं देता, पर वो वाइब्रेट करता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें बेटा। फिलहाल तो बोर्ड बंद हो गया, लाइट चली गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके आगे तो फिलहाल बोर्ड से कंटिन्यू नहीं करेंगे, पर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं किसकी, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं बेटा स्लाइड्स की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट वाइब्रेशन की, जब हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट स्ट्रिप्स की, या फिर हम कहते हैं अलग अलग तरह से साउंड प्रोड्यूस करने की, तो उनमें निकलने वाला आयाम अलग अलग होता है। हम अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुन पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बेटा अलग अलग प्रकार के आयाम बनते हैं। आपने नोटिस किया मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ में फ़र्क है, क्योंकि हमारे आवाज़ के अंदर आयाम अलग है बेटा, पिच अलग है। पिच और आयाम के अलग होने से आवाज़ अलग अलग हो जाती है, और हम आसानी से किसी की भी आवाज़ को पहचान पाते हैं, आंखें बंद करके भी सुनकर समझ लेते हैं कि कौन है ना, ऐसा कर पाते हैं ना हम, वो यही वजह होती है। उसके बाद बेटा हमारी ऑडिबल रेंज होती है, हम कहाँ तक सुन पाते हैं। हमारी जो सुनने की ताकत होती है बेटा वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। पेपर में हो सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बने, और एमसीक्यू में बेटा हो सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज हो। तो दोनों ही आंसर सही होते हैं, ये याद रखना। हमारे सुनने की ताकत इतनी ही है, इससे कम अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है बेटा तो हम नहीं सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो भी नहीं सुन पाएंगे। हर्ट्ज जो है वो बेटा फ्रीक्वेंसी इकाई होती है, फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज होती है, और हर्ट्ज से हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि साउंड का नेचर कैसा है। ऑडिबल साउंड अगर है बेटा, यानी जिसे आप सुन सकते हो, वो साउंड 20 से 20,000 होती है। 20 से अगर कम है तो बेटा उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी हम नहीं सुन सकते। बहुत कम को भी हम नहीं सुन सकते, बहुत ज़्यादा को भी नहीं सुन सकते। हमेशा यह याद रखना बेटा कि माध्यम की ज़रूरत होती है ध्वनि को चलने के लिए। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं चल पाती है। ध्वनि को ट्रेवल कराने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर मान लें हम आपसे पूछें या फिर आपसे टीचर पूछते हैं कि बेटा आप ये बताओ कि क्या हम अपने वायुमंडल से बाहर जाकर किसी से बात कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि वायुमंडल से बाहर कहीं पर भी कोई भी माध्यम नहीं है, इसीलिए हम वहां पर कोई भी आवाज नहीं सुन पाते हैं। सोच कर देखो कि अगर ध्वनि, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ध्वनि बेटा हम बिना माध्यम के भी सुन पाते तो हमारा पृथ्वी पर रहना कितना मुश्किल हो जाता। अब कहोगे क्या मतलब है सर? अगर हम बिना माध्यम के भी ध्वनि सुन पाते तो बेटा इतने सारे जो ऊपर आकाश में नहीं, आकाश से परे कह लो, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर इतनी सारी घटनाएं चलती रहती हैं, तारे फटते रहते हैं, एक दूसरे में चीजें टकराती रहती हैं, तो कितनी तेज आवाज होती होगी ना उनके टकराने से। सोच के देखो, अगर हम एक पटाखा जो सूतली बम फूटता है उसकी आवाज से तो हम घबरा जाते हैं, कान में उंगली डालकर हम पटाखे जलाते हैं, और वो इतने बड़े बड़े हम कह सकते हो आकाशीय खगोलीय पिंड होते हैं, और वो पिंड आपस में जब टकराएंगे तो कितनी तेज आवाज होती है ना। और उन आवाजों से बेटा तो हम पृथ्वी पर रह ही नहीं पाते, इतनी तेज आवाज से हम घबराते, डर जाते, है ना। तो इसीलिए ये तो बहुत अच्छी चीज है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। हमारे आसपास में गैस ही गैस है, और इस गैसीय माध्यम में ध्वनि आसानी से बेटा ट्रेवल कर लेती है, लेकिन बिना गैस के, बिना द्रव्य के, बिना ठोस के ध्वनि कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती।
इसके आगे की बातें बेटा हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। देखते हैं लाइट कब आती है। फिलहाल लाइट जाने की वजह से बोर्ड बंद हो गया है, तो सून लाइट आती है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तब तक आप बाकी चीजें रिवाइज कर लो। तो इससे बेटा आपने यही सीखा होगा कि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की जरूरत होती है। तो ये वाला जो डायग्राम है यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसा यंत्र लें जिसमें आवाज, जिसमें आप ध्यान सुनना, जिसमें आवाज आप बंद कर सकें उसकी, तो उससे आवाज आपको बहुत कम बाहर सुनाई देगी, क्योंकि वहां से आवाज को बाहर निकलने के लिए माध्यम नहीं मिला। या फिर आप ऐसा कोई ग्लास लें और उसको पूरा मुंह में पूरा फिट कर लें और फिर बोलने की कोशिश करें, तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि माध्यम नहीं मिला। तो माध्यम की कमी की वजह से वो आवाज़ नहीं निकली। तो इससे ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो यही कह सकते हैं कि अगर वैक्यूम की हम बात करें, वैक्यूम को हिंदी में हम निर्वात कहते हैं। निर्वात की अगर हम बात करें बेटा, यानी निर्वात मतलब, वात मतलब वायु होता है और निर मतलब हो गया बिना। तो बिना वायु के अगर हम बात करें, कोई ऐसी जगह जहां पर वायु तक नहीं है, निर्वात, तो उन जगहों पर बेटा कभी भी ध्वनि नहीं जा सकती है। वैक्यूम में कभी भी ध्वनि नहीं जाती है। यही वजह है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर की जब मैं बात कर रहा था, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कोई भी ध्वनि आपको पृथ्वी की नहीं सुनाई देगी, और पृथ्वी से बाहर वाली ध्वनि पृथ्वी के अंदर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये निर्वात है, बाहर वाला पूरा माध्यम। अब आता है अलग अलग चीजों में बेटा आवाज की रफ्तार, ध्वनि की रफ्तार। ध्वनि की रफ्तार सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद बेटा द्रव्य में होती है, और उसके बाद गैस में। कण जितने पास होंगे ध्वनि की रफ्तार उतनी तेज होगी, कण जितने दूर होंगे ध्वनि की रफ्तार उतनी कम हो जाएगी। अगर आप ध्वनि की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हो तो कणों को पास करना पड़ेगा। यही वजह है कि ठोस जो होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं, तो ध्वनि बहुत तेजी से निकलती है बेटा उसके अंदर से। और अगर द्रव्य की बात करें तो कण थोड़े दूर हैं, गैस में तो कण बहुत ज्यादा दूर हैं। तो जिनमें कण जितने ज्यादा दूर होंगे ध्वनि को चलने में उतनी ही ज्यादा कठिनाई होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब आप देखो तो कहते हैं कि एक टेबल ले लो, उसको अपने मित्र को बोलो एक जगह पर टपटपाने के लिए, खरोचने के लिए, अब दूसरा मित्र उसको सुन सकता है। ऐसे ही बेटा खिलौना टेलीफोन में भी यही होता है, बीच में एक धागा बांधा जाता है, इधर एक अपने आप में दोनों तरफ कह सकते हो, दोनों तरफ डिस्पोजल ग्लास होती हैं, जो आप चाय पीने वाली ग्लास होती है ना, पेपर वाली, उसको लेते हैं, बीच से छेद करते हैं, धागा बीच में बांधते हैं। पतला धागा मत लेना, थोड़ा मोटा लेना, ऊन ले लेना आप, और फिर एक तरफ से बच्चा बोलेगा, दूसरी तरफ से आप सुनोगे, आपको सब साफ सुनाई देगा। क्योंकि जब ये बच्चा बोल रहा है तो इसकी ध्वनि की जो कंपन है वो तरंगों द्वारा इस ऊन से जाकर यहाँ तक पहुंची, और ये बच्चा आराम से उसे सुन लेता है। ऐसे ही कह रहा है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि ध्वनि से तरंगें पैदा होती हैं, तो कहते हैं आप कोई स्पीकर ले लो, स्पीकर के ऊपर कुछ अनाज के दाने या फिर रेत के कण डालो और स्पीकर में गाना बजाओ, तो आप ध्वनि की आवाज को, कंपन को महसूस कर सकते हो। अगर आपको महसूस करना है तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। कुछ चावल के दाने ले लेना, कोई स्पीकर पड़ा हो ऐसा, या फिर अपने मोबाइल का गाना बजा लेना, और मोबाइल के पीछे वाले स्पीकर के ऊपर यहाँ पर बेटा ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर कोई पेपर रख देना, और पेपर के ऊपर अनाज के दाने रख देना, और फिर कोई गाना बजाना। आप देखोगे कि उस अनाज के दानों के अंदर कंपन महसूस होगी आपको, और ये कंपन इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वहां पर ध्वनि है, और जैसे ही गाना बंद करोगे वैसे ही वो कंपन बंद हो जाती है। देखो ये बच्चा भी वही कर रहा है, एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है इसने, पीछे से इसने आवाज लगाई और बोल रहा उर्र उर्र, और ऊपर इसने क्या किया, रबड़ लगा दिया, या फिर बलून होता है ना, बलून का मेम्ब्रेन लगा दिया और कुछ इस पे दाने से डाल दिए। तो इसने देखा कि बाद में ये कंपन कर रहा है, तो जिससे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं कंपन से ध्वनि पैदा होती है। ये कान का आंतरिक चित्र बेटा हो सकता है बनाने के लिए आए, अगर टीचर ने बनवाया है तो, और अगर आपके स्कूल में इसको नहीं बनवाया गया है तो फिर ये नहीं आएगा। हमारे कान के बेटा मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, मध्य वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, और पिन्ना जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, मुरमुरी हड्डी। इसका मेन काम होता है ध्वनि को एक तरफ से, जो ध्वनियां आ रही हैं उसको एक जगह पर इकट्ठा करके अंदर भेजना। यही वजह होती है बेटा कि जो कुत्ते होते हैं उनकी कान की जो दिशाएं होती है वो अपने हिसाब से बदल सकते हैं। कभी उनके कान ऐसे खड़े देखे होंगे, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं।
तो जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में होते हैं तो उनके कान एकदम खड़े रहते हैं, वो सुनना चाहते हैं आवाज़ों को, और वो कानों को ऐसे करके मोड़ भी लेते हैं। कभी नोटिस किया हो आपने। ऐसे ही हाथी होते हैं बेटा, हाथी के कान का ये जो पिन्ना होता है ये बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि को अपने अंदर ले सकते हैं, इसलिए हाथी बहुत दूर की चीज़ें भी सुन लेते हैं। अब आता है कंपन के अंदर की ये 3 विशेषताएं। पहला है बेटा कंपन का आयाम, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। कंपन में आवर्तन काल या आवर्त काल यानी जिसे टाइम पीरियड कहते हैं, और आवृत्ति जिसे आप कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कहता है क्या कि अगर हम कंपन की बात करें तो हर एक कंपन एक जैसा नहीं होता। अगर हर एक कंपन एक जैसा होता तो बेटा हर एक की आवाज़ एक जैसी होती, तो सबकी आवाज़ एक जैसी तो नहीं होती। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ से अलग है, तो क्योंकि हमारे आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति में अंतर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कहता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति की परिभाषा पेपर में आ सकती है, इसकी इकाई आ सकती है बेटा। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या या प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले आवृत्ति क्या है, तो आप बताएंगे क्या, प्रति सेकंड होने वाले कंपन को आवृत्ति कहते हैं, या प्रति सेकंड होने वाले दोलन को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, जिसको हम HZ से निरूपित करते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या है बेटा, हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 दोलन प्रति सेकंड। 2 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 2 दोलन प्रति सेकंड। अच्छा, 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 50 दोलन प्रति सेकंड। तो वही कह रहा है कि हम कम से कम 20 दोलन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 दोलन प्रति सेकंड तक की आवाज को सुन सकते हैं। इससे ना ज्यादा, इससे ना कम। अगर 5 दोलन प्रति सेकंड है बेटा तो हम नहीं सुन सकते। अगर 50,000 दोलन प्रति सेकंड है तो भी हम नहीं सुन सकते। तो हमारी सुनने की रेंज क्या है, 20 दोलन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 दोलन प्रति सेकंड तक। यानी कि आपको आवृत्ति की इकाई, आवृत्ति की परिभाषा और हमारी आवृत्ति की रेंज, ये तीनों चीजें यहां पर याद होनी चाहिए। अब आता है प्रबलता और तारत्व। अब कहता है कि कितनी ताकत है उसमें, तो कहता है यार आप बहुत सिंपल सी चीज है, थर्मोकोल की गेंद लो और गिलास से टक्कर मारो, कांच की एक गेंद लो, गिलास से टक्कर मारो, और उसके बाद बेटा अब कोई धातु की एक गेंद लो और उससे टक्कर मारो। आप देखोगे धातु वाली ज्यादा तेज आवाज दे रही है, और बेटा जो थर्मोकोल की बॉल है वो तो आवाज ही नहीं कर रही। अब आवाज की जो प्रबलता होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं ध्वनि की प्रबलता। और ध्वनि की प्रबलता का मतलब हो गया लाउडनेस, इंग्लिश में कहते हैं लाउडनेस। जैसे मैं अगर तेज बोलना शुरू करूं तो मेरी आवाज में मैंने क्या बढ़ा लिया बेटा, प्रबलता को बढ़ा लिया है। मेरी आवाज में मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, मेरी आवाज में मैंने एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ाया, मैंने सिर्फ अपनी आवाज में प्रबलता बढ़ा ली है, ताकत ज्यादा डाल दी। वहीं पर अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा था तो मैं इतनी तेज बात कर रहा था, तो जैसे ही मैंने तेज बोलना शुरू किया तो आपने माइक में भी तेज ही सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने प्रबलता बढ़ाई थी। तो प्रबलता का मतलब क्या हो गया, प्रबलता मतलब हो गया एक तरीके से उसकी लाउडनेस। जब आप किसी भीड़ में रहते हो तो आपको बहुत तेज बोलना पड़ता है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, पर उस ताकत के ज्यादा लगाने से आपकी आवाज नहीं बदलती, तो इसीलिए उसे हम प्रबलता कहते हैं। इसकी इकाई डेसिबल होती है, शॉर्ट में हम इसे डीबी कहते हैं। डीबी, डीबी मतलब क्या हो गया, डेसिबल। तो प्रबलता की कोई इकाई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे बेटा, डीबी यानी डेसिबल। तो ये याद रखना। अब ये यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टेबल याद कर लो बेटा। कहता है कि सामान्य जो श्वास लेते हैं हम, सांस लेने की प्रक्रिया, उसमें जो आवाज निकलती है वो 10 डेसिबल होता है। मंद फुसफुसाहट की जो आवाज होती है वो 30 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल होती है, और व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल। अब कहोगे क्या यार 10, 60 से 70 ही बस, नॉर्मल हम बात करते हैं तो इतनी ही बात होती है, इतनी आवाज को देखो आप 60 डेसिबल है। लेकिन अगर यातायात में जाओ पैंपो पैंपो हो रहा है, वहां पर सिर्फ 70, मतलब सिर्फ 10 डेसिबल बढ़ा। बेटा इसको सिर्फ 10 डेसिबल मत समझो, अभी मैं बताता हूं क्या होता है इसका मतलब। और ये 70 डेसिबल से बेटा 80 डेसिबल हो गया। अब अगर मैं बताऊं कि 1 डेसिबल का क्या मतलब है, तो कहता है क्या, अगर आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है,
और प्रबलता को डेसिबल मात्रक से लेते हैं। तो यानी कि आयाम के बढ़ाने से, एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से प्रबलता बढ़ जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड को प्रबलता, सॉरी एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आयाम को बेटा 4 गुना कर दिया गया है तो प्रबलता कितनी गुना बढ़ जाएगी? अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो क्या बताओगे? अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर आयाम 4 गुना कर दी गई है, 4 गुना कर दी गई है, पहले जितनी थी उसकी 4 गुना, तो उसकी प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? तो बेटा इसका गुणा कर लो, बस दुगना कर दो। देखो ये देखो आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना में बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि उसका डबल हो जाता है। डबल तो नहीं कह सकते, स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, डबल मत कहो, स्क्वायर हो जाता है। तो दुगना 2 का 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 गुना। यानी अगर हम अपने आयाम को 4 गुना बढ़ा ले बेटा तो हमारी जो प्रबलता होगी वो 16 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हमेशा उसका वर्ग कर लेना। तो इस तरीके से है। अब यहां पर बेटा आवृत्ति के बारे में बात करेंगे हम और तीक्ष्णता के बारे में बात करेंगे। तीक्ष्णता या फिर बेटा तारत्व। तीक्ष्णता या तारत्व क्या होता है? जिसे आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, पिच बोलते हैं, पिच एक्चुअली पतलापन। जनरली होता क्या है बेटा, जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज में तारत्व ज्यादा होता है और जो पुरुष होते हैं बेटा उनकी आवाज में बेटा आयाम ज्यादा होता है। ये याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लड़कियों की और लड़कों की आवाज में क्या अंतर है। लड़कियों की आवाज पतली होती है तो उसमें क्या ज्यादा है? तो उनकी आवाज में बेटा तारत्व या तीक्ष्णता ज्यादा है। और लड़कों की आवाज दूर तक सुनी जाती है तो उनकी आवाज में क्या ज्यादा है? तो लड़कों की आवाज में बेटा आयाम ज्यादा है। ऐसे बेटा चिड़िया और शेर की आवाज का अंतर भी पूछा जा सकता है। चिड़िया में बेटा तीक्ष्णता और तारत्व ज्यादा है और शेर में बेटा आयाम ज्यादा है। अब यहां देखो, ये दिख रहा है आपको, दूर दूर है ना, और यहां देखो पास पास है ना। ये ड्रम है, ड्रम को बजाने से दूर दूर है, यानी कि इसकी तीक्ष्णता कम है। ये जितने पास होंगे उसकी तीक्ष्णता उतनी ज्यादा होगी, या फिर कह सकते हो उसकी तारत्व का मान और ज्यादा होगा, तारत्व ज्यादा होगी। और बेटा जितने ये पास पास होंगे उतने तारत्व ज्यादा होंगे और जितनी दूर दूर होंगे तारत्व कम होगा। जितने मतलब ऊंचाई होगी, अगर मान लो ये वेव ऊंची बन रही है, अगर ये वेव ऊंची बन रही है, जैसे मान लो ये लाइन है और इससे एक वेव ऐसे बन रही है, ठीक है, और एक वेव बेटा इसके अंदर में ले लूं, ये बन रही है, छोटी वेव बन रही है। तो जो नीले वाली वेव है बेटा उसके आयाम कम है और लाल वाले के आयाम ज्यादा है, और दोनों की बेटा तीक्ष्णता एक समान है। तीक्ष्णता में कोई अंतर नहीं है। देखो तीक्ष्णता जब ज्यादा हो जाती जब बेटा मैं इसको पास पास बना देता, मान लो मैंने ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है, तो हरे वाले की तीक्ष्णता ज्यादा है बेटा, क्योंकि हरे वाले में ज्यादा वेव्स बन रही है। तो तीक्ष्णता नंबर ऑफ वेव्स पर निर्भर करती है। हमारी जो रेंज होती है वो 20 से 20 हर्ट्ज होती है, बता चुका हूं, या फिर 20 किलो हर्ट्ज होती है, वो भी लिख सकते हो। उसके बाद श्रव्य अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिन्हें हम सुन सकते हैं 20 से 20 हर्ट्ज, अश्रव्य ध्वनि जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं बेटा। उसके बाद आता है यहां पर शोर और संगीत के बीच में अंतर। शोर क्या होता है? जिस ध्वनि को सुनने में हमें अप्रिय लगे उन्हें हम शोर कहते हैं, और जो प्रिय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि। यानी जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, वीणा सुनना या फिर बांसुरी सुनना, गिटार सुनना, सितार सुनना या गाने सुनना, ये सब सुस्वर ध्वनि होते हैं। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि जरूरत से ज्यादा होना ध्वनि प्रदूषण को पैदा करती है बेटा। ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मानसिक बीमारी होती है इससे, जैसे कि जल्दी गुस्सा आना, है ना, हाइपरटेंशन होना, नींद ना आना, ऐसी बीमारियां हो जाती है बेटा ज़्यादा ध्वनि होने से। आजकल आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली जैसे इलाके में अगर आप रहते हो तो गलियों में वो लोग
सामान बेचने वाले आते हैं, कुछ 400-500 रुपए में उन्हें चाइनीज़ मेगाफोन मिल जाता है और उस चाइनीज़ मेगाफोन में वो रिकॉर्ड करके दिन भर खाली प्रदूषण फैलाते हैं। बेटा अगर आप चाहते हो कि ये लोग अपनी चीज़ें बंद करें, तो बेटा हम एक नया हैशटैग शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं से नो टू मेगाफोन्स। हैशटैग नो टू मेगाफोन्स, प्लीज सपोर्ट दिस हैशटैग नो टू मेगाफोन्स, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों पर ये लोग बहुत ज्यादा गलत चीजें कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें भी बेचने के लिए मेगाफोन्स लेकर आते हैं और इतनी तेज बजाते हैं कि नॉइस पोल्यूशन फैला रखा होता है इन्होंने। तो हैशटैग से नो टू मेगाफोन्स, ये ध्यान रखना, सभी कमेंट में लिखेंगे, सभी कमेंट में लिखेंगे। अगर अभी तक आप बेटा अवेलेबल हैं वीडियो में, से नो टू मेगाफोन, से नो टू मेगाफोन, मेगाफोन PHONE, ठीक है। हैशटैग से SAYNOTO2MEGAPHONE, से नो टू मेगाफोन्स। प्लीज इस हैशटैग को सपोर्ट करो बेटा, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में हमें भी ये सारी जो परेशानियां उनको झेलना पड़ेगा, ये जो हानियां हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय क्या हैं? पेड़ लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, मेगाफोन्स का इस्तेमाल कम करो। अगर आप शादी पार्टी कर रहे हैं बेटा, तो आप एक उचित समय तक और उचित मात्रा में उचित वॉल्यूम पर चीज़ें सुनो, किसी को परेशान ना करो। और आपको पता है ये सब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो सुनने की ताकत भी कमज़ोर हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इनका पता एकदम से नहीं चलता बेटा, थोड़ा समय लगता है। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं बेटा, और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इनमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अभी मैंने आपको 3 चैप्टर के बारे में पढ़ाया। सबसे पहले हमने पढ़ा जीवाणु विषाणुओं के बारे में, फिर हमने पढ़ा कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, फिर हमने पढ़ा बेटा ध्वनि के बारे में। इस इकलौते वीडियो के अंदर यही 3 चैप्टर है। आगे ऐसे ही और वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं और 3 चैप्टर कवर करूंगा, उसके बाद फिर और 3 चैप्टर, और इस तरीके से हमारे ये टोटल सिलेबस को कंप्लीट हम कर लेंगे। मिलता हूं बेटा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये सारी बातें जो बताई गई हैं इनमें से कुछ भी ऐसा लगा हो कि नया सुनने सीखने के लिए मिला है बेटा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। एंड हैस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। यू नो वेरी वेल कि चैनल आप लोगों से ही चलता है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल चलता रहेगा। 9th क्लास के वीडियोस भी हम एक सेपरेट चैनल पे अपलोड करेंगे बेटा, और उसका लिंक आपको हमारे चैनल के पेज पर मिल जाएगा। चैनल के साथ बने रहो, आने वाले दिनों में आई नेवर लेट यू डाउन, हमेशा मैं आप लोगों की मैथ्स और साइंस पूरी तरीके से कराता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।